Good evening, dear students. Let us discuss about construction of synchronous machine. सिंक्रोनस मशीन की संरचना के बारे में बात करेंगे। इसको हिंदी में तुल्यकालिक मशीन भी बोलते हैं। सिंक्रोनस मशीन एक व्यापक नाम है। इट इज़ अ जनरल नेम। इसमें दो मशीन आती हैं, एक को बोलते हैं सिंक्रोनस जनरेटर और दूसरा होता है इसको बोलते हैं सिंक्रोनस मोटर। सिंक्रोनस जनरेटर को ही अल्टरनेटर भी बोलते हैं। अल्टरनेटर क्यों बोलते हैं? क्योंकि ये अल्टरनेटिंग वोल्टेज जनरेट करता है। अल्टरनेटिंग वोल्टेज, इसी वजह से इसको अल्टरनेटर बोलते हैं। 3 फेज जनरेटर होता है। सिंक्रोनस मोटर भी 3 फेज मोटर होता है। सो इट इज़ अ 3 फेज मशीन। सिंक्रोनस मशीन इज अ 3 फेज मशीन। तो ये सिंक्रोनस जनरेटर के रूप में जब ये वर्क करता है, पहला सिंक्रोनस जनरेटर, इस समय क्या करते हैं हम? मैकेनिकल एनर्जी इनपुट करते हैं। we give mechanical energy as input and we take electrical energy as output in the form of 3 फेज AC। जब इसी मशीन को हम यूज़ करते हैं सिंक्रोनस मोटर के रूप में, तो उल्टा क्रिया होती है, रिवर्स प्रोसेस। वी गिव इलेक्ट्रिकल एनर्जी एज इनपुट एंड वी टेक इलेक्ट्रिकल एनर्जी जो इनपुट देंगे किस रूप में देंगे? इन द फॉर्म ऑफ 3 फेज AC एंड वी टेक मैकेनिकल एनर्जी एज आउटपुट। ये होता है, रिवर्स प्रोसेस होता है, बट एक ही मशीन है। यही मशीन है जिसको आप सिंक्रोनस जनरेटर के रूप में भी यूज कर सकते हैं, सिंक्रोनस मोटर के रूप में भी यूज कर सकते हैं। सेम मशीन, समटाइम्स इट इज़ यूज्ड एज सिंक्रोनस जनरेटर, समटाइम्स दिस मशीन कैन बी यूज्ड एज सिंक्रोनस मोटर। एज फार एज कंस्ट्रक्शन इज कंसर्न, देयर इज नो डिफरेंस बिटवीन दीज टू। दोनों में कोई अंतर नहीं होता है। संरचना में अंतर होता है एप्लीकेशन में, यूज में। तो इसको सिंक्रोनस मशीन क्यों बोलते हैं? क्योंकि ये मशीन सिंक्रोनस स्पीड पर ही चलता है। दिस मशीन कैन नॉट रन एट एनी अदर स्पीड अदर देन सिंक्रोनस स्पीड। सिंक्रोनस स्पीड के अलावा किसी अन्य स्पीड पे मशीन नहीं चल सकती है, नहीं चलती है। चलाएंगे तो दिक्कत आएगी, प्रॉब्लम्स आएंगी, इसीलिए इसको कहते हैं सिंक्रोनस मशीन। तो सिंक्रोनस स्पीड हम लोग NS से डिनोट करते हैं। ये क्या होती है इसके बारे में बात करेंगे बाद में, लेकिन यहाँ ये बता दें कि सिंक्रोनस स्पीड जो है वो प्रत्येक जनरेटर के लिए, सिंक्रोनस जनरेटर के लिए ये फिक्स होता है और सिंक्रोनस स्पीड प्रत्येक मोटर के लिए भी फिक्स होता है। आफ्टर डिज़ाइन ये फिक्स हो जाता है। तो सिंक्रोनस स्पीड के बारे में हम बात करेंगे किसी वीडियो में, ये क्या होता है इसके बारे में बाद में डिटेल में डिस्कस करेंगे हम लोग। ये जो है 3 फेज जनरेटर होता है, हमने बताया है। ये 3 फेज मोटर भी होता है, हमने बताया है। तो ये सिंक्रोनस जो जनरेटर होता है, दुनिया में सबसे ज़्यादा पावर का उत्पादन इसी मशीन से होता है। दिस इज द मशीन विच इज़ यूज्ड फॉर द पर्पज़ ऑफ जनरेशन ऑफ इलेक्ट्रिकल पावर। इलेक्ट्रिकल पावर का उत्पादन 3 फेज AC में होता है अधिकांशतः। 3 फेज AC के बहुत से लाभ हैं, इनके बारे में हम डिस्कस कर चुके हैं। इसलिए दुनिया में जितना पावर का उत्पादन होता है सर्वाधिक इसी रूप में होता है, और ये जनरेट करने वाला जो मशीन होता है वो होता है सिंक्रोनस जनरेटर। सो सिंक्रोनस जनरेटर इज वन ऑफ द most commonly used generator in the world for the generation of electrical power at bulk level। बल्क लेवल मतलब भारी मात्रा में जब भी पावर का उत्पादन होता है इसी मशीन से होता है। यही मशीन है जिससे हम पावर का उत्पादन करते हैं। देखिए इस पे रेटिंग लिखी हुई है। आउटपुट क्या लिखा है? 56.25 MVA। ये अपरेंट पावर है, मेगा वोल्ट एम्पियर। जब एक्टिव पावर लेंगे तो कितना होगा? एक्टिव पावर इससे कम होगी या इसके बराबर होगी, वो डिपेंड करेगा पावर फैक्टर पे। दूसरा वोल्टेज कितना लिखा हुआ है? 11,000 वोल्ट, या इसको हम लोग कभी कभी 11 kV बोलते हैं। तो ये है वोल्टेज लिखा हुआ है इस पर। तो इसका मतलब ये हुआ कि ये जनरेटर कितना वोल्टेज पे पावर को जनरेट करेगा? 11,000 वोल्टेज पे या 11 kV पे।
कितना पावर जनरेट करेगा? 56.25 मेगा वोल्ट एम्पियर। इसको मेगावाट में जब कन्वर्ट करेंगे तो पावर फैक्टर के अकॉर्डिंग कन्वर्ट हो जाएगा। मेगावाट जो होगा वो 56.25 से कम होगा या इसके बराबर होगा, डिपेंड करेगा लोड के पावर फैक्टर पे। तो ये बाहर जो है ये क्या है? ये जनरेटर का कवर है जिससे ये ढका रहता है, इसको सुरक्षा प्रदान करता है। ये है जनरेटर एक्चुअल में, या अल्टरनेटर, सिंक्रोनस जनरेटर। इसमें देखिए ये जो व्यक्ति खड़ा है यहाँ पे बियरिंग लगी हुई है। यहाँ ये भाग देखिए जनरेटर का, ये शाफ्ट है धुरा, और ये भाग किसका शाफ्ट है? ये है टरबाइन। टरबाइन क्या होती है? प्राइम मूवर होती है, जो जिससे हम मैकेनिकल एनर्जी इनपुट करेंगे। इट इज़ सोर्स ऑफ मैकेनिकल एनर्जी, इसको प्राइम मूवर बोलते हैं। प्राइम मूवर। तो प्राइम मूवर क्या है? प्राइम मूवर इज अ सोर्स ऑफ मैकेनिकल पावर और मैकेनिकल एनर्जी विच रोटेट्स द जनरेटर। अब टरबाइन को हम घुमाएंगे। टरबाइन कैसे घूमती है? स्टीम से। स्टीम अंदर प्रेशर से घुमाएगा ब्लेड को, तो इसका शाफ्ट घूमेगा, इसका शाफ्ट जोड़ दिया गया है। जब ये घूमेगा तो ये भी घूमेगा, तो जनरेटर रोटेट करेगा। बिना रोटेट किए हुए कोई भी जनरेटर इलेक्ट्रिकल एनर्जी का उत्पादन नहीं कर सकता है। क्यों? क्योंकि इनपुट हम देते हैं क्या? मैकेनिकल एनर्जी। और वो कैसे इनपुट देते हैं? थ्रू रोटेशन, घुमा के देते हैं। घुमाने से ही हम मैकेनिकल एनर्जी इनपुट करते हैं जनरेटर में, तो आउटपुट मिलता है इलेक्ट्रिकल एनर्जी। तो आउटपुट इलेक्ट्रिकल एनर्जी मिलता है। मैकेनिकल एनर्जी का होता है यहाँ कन्वर्जन, यांत्रिक ऊर्जा का कन्वर्जन होता है विद्युत ऊर्जा में। तो रोटेट करने से एक तो ये होता है, दूसरा क्या होता है? फ्लक्स में परिवर्तन होता है। तो फैराडे के नियम से प्रेरित विद्युत वाहक बल कितना होता है? एन इंटू डी फाई अपॉन डी टी। तो सभी जनरेटर जो होते हैं, कोई भी जनरेटर होगा, एसी होगा या डीसी जनरेटर, ऑल ऑफ देम दे वर्क ऑन द प्रिंसिपल ऑफ फैराडेज लॉ। कोई जनरेटर होगा, एसी या डीसी, सिंगल फेज, थ्री फेज, कुछ भी, दे वर्क ऑन द प्रिंसिपल ऑफ फैराडेज लॉ। सभी फैराडे के विद्युत चुंबकीय प्रेरण के नियम पे कार्य करते हैं। और कितना विद्युत वाहक बल प्रेरित होता है? एन डी फाई अपॉन डी टी। तो यहाँ पे प्रेरित विद्युत वाहक बल या वोल्टेज पैदा करने के लिए हमको क्या करना पड़ेगा? फ्लक्स, विद्युत नहीं, चुंबकीय फ्लक्स, वो उसका स्रोत होना चाहिए, उसमें परिवर्तन होना चाहिए, और कुंडली हो, तार हो, जिसमें हम फेरे रखेंगे और तो उसमें विद्युत वाहक बल पैदा होगा। तो वो व्यवस्था इसमें की गई है। जनरेटर में मुख्यतः, सभी जनरेटर में मुख्यतः दो भाग होते हैं। हम पहले डिस्कस कर चुके थे डीसी जनरेटर के टाइम पे। एक भाग को कहते हैं स्टेटर, दूसरे भाग को कहते हैं रोटर। स्टेटर जैसा कि नाम इसका बताता है, ये स्थिर होता है, तो ये स्टैटिक। रोटर जो है ये रोटेट करता है, घूमता है। ये सभी जनरेटर में दो भाग होंगे, सभी मोटर में ये दो भाग होंगे। बिना इन दोनों भाग के कोई जनरेटर, कोई मोटर नहीं बनता है। तो यहाँ देखिए रोटर को कैसे घुमाएंगे। देखिए रोटर ये है, रोटर इसको, ये रोटर पे है ये चीज़, यहाँ पे रोटर को घुमाएंगे, यहीं से हम करेंगे मैकेनिकल एनर्जी इनपुट करेंगे। तो इलेक्ट्रिकल एनर्जी कहाँ मिलेगी? आउटपुट यहाँ पे, थ्री फेज एसी 50 हर्ट्स, ये मिलेगी। तब ये काम करेगा एज अ जनरेटर। इनपुट दिया, ये आउटपुट मिला ये। जब ये मोटर के रूप में कार्य करेगा तो हम क्या करेंगे? इनपुट यहाँ देंगे, तो ये आउटपुट मतलब घूमेगा, ये शाफ्ट घूमेगा, धुरा घूमेगा, तो ये बन जाएगा आउटपुट। तब ये काम करेगा एज सिंक्रोनस मोटर। मशीन वही है, एप्लीकेशन के अकॉर्डिंग ये इसका फंक्शन बदल जाएगा, नाम बदल जाएगा। ठीक है, इसके डिफरेंट पार्ट्स देखिए। शाफ्ट है, धुरा, इसके मैकेनिकल एनर्जी इनपुट देंगे कैसे? प्राइम मूवर से जोड़ देंगे। प्राइम मूवर क्या है? अभी बताया हमने। प्राइम मूवर इज ए सोर्स ऑफ मैकेनिकल पावर और एनर्जी विच रोटेट्स दी जनरेटर, जिसकी मदद से हम जनरेटर को घुमाते हैं। धुरा है, शाफ्ट, यहाँ बियरिंग लगी रहती है जिससे घूमता हुआ भाग घूम सके, घर्षण रहित रहे, बिना घर्षण के। इधर भी बियरिंग होगी, दोनों तरफ बियरिंग पे पूरा घूमता हुआ भाग रहता है। डी इंड बियरिंग लिखा है, इंड शील्ड है, इधर शील्ड रहता है। यहाँ फैन लगा है। फैन क्यों लगा है? यहाँ हीट पैदा होती है, ये क्या करता है? बाहर से एयर को सक करता है और इधर से गर्म हवा को बाहर निकाल के फेंकता रहता है, जिससे कि मशीन का तापमान बढ़ने न पाए। यहाँ होता है स्टेटर। देखिए यहाँ स्थिर है, स्टेटर कोर बोलते हैं, वहाँ पे मैग्नेटिक मटेरियल का बनता है। स्टेटर वाइंडिंग होती है जिसमें हम वोल्टेज पैदा करते हैं, उसको स्टेटर वाइंडिंग या आर्मेचर वाइंडिंग भी कहते हैं।
दूसरा यहाँ पोल पैदा करते हैं, क्योंकि फ्लक्स पैदा करना है हमको, फ्लक्स, फील्ड फ्लक्स। नॉर्थ साउथ पोल पैदा करने के लिए इलेक्ट्रोमैग्नेट लगाते हैं यहाँ वाइंडिंग करके, उसको बोलते हैं रोटर वाइंडिंग या फील्ड वाइंडिंग। ये पोल पैदा किए हैं रोटर पोल। ये देखिए डायोड ब्रिज लगा है, क्योंकि हमको पोल पैदा करने के लिए यहाँ डीसी सप्लाई चाहिए। डीसी सप्लाई से ही पोल पैदा करते हैं, इसको बोलते हैं एक्साइटर। जिसकी मदद से हम सप्लाई देते हैं फील्ड में, उसको बोलते हैं एक्साइटर। एक्साइटर क्या है? इट इज अ सोर्स ऑफ डीसी, सोर्स ऑफ डीसी सप्लाई which provides supply to the field winding or which produces field flux। डीसी फ्लक्स प्रोड्यूस करता है, ध्यान रहे एक्साइटर, ये फील्ड जो है डीसी फ्लक्स प्रोड्यूस करता है। डीसी सप्लाई की ज़रूरत पड़ती है, चाहे वो जनरेटर एसी जनरेटर जैसे कि ये है क्यों ना हो, इसमें भी डीसी सप्लाई ही देते हैं। क्योंकि अगर डीसी सप्लाई नहीं देंगे तो जो आउटपुट मिलेगा यहाँ साइनोसॉइडल एसी, ये चाहिए हमको, ये नहीं मिलेगा। अगर डीसी सप्लाई फील्ड में नहीं देंगे तो ये नहीं मिलेगा। डीसी सप्लाई फील्ड में अगर देंगे तभी ये साइनोसॉइडल एसी प्रोड्यूस होगा। इसीलिए हमको यहाँ डीसी सप्लाई देना पड़ता है, इसके लिए एक्साइटर लगाते हैं। अगर यहाँ एसी प्रोड्यूस, यहाँ अगर एसी है तो डायोड ब्रिज लगा करके उसको डीसी में कन्वर्ट करके ही देंगे, इसको फील्ड वाइंडिंग को डीसी में ही सप्लाई देते हैं। देखिए जनरेटर में मुख्यतः दो भाग होता है जो आपस में जुड़े रहते हैं, हम अभी बता चुके हैं। एक भाग होता है उसको बोलते हैं प्राइम मूवर, दूसरा भाग होता है अल्टरनेटर। अल्टरनेटर तो इलेक्ट्रिकल एनर्जी आउटपुट देगा, 3 फेस एसी तभी देगा जब घूमेगा। तो घुमाने के लिए जिसका हम सहारा लेते हैं उसको बोलते हैं प्राइम मूवर। इट इज़ अ सोर्स ऑफ मैकेनिकल पावर और मैकेनिकल एनर्जी विच रोटेट्स दी जनरेटर। और अल्टरनेटर प्राइम मूवर कई प्रकार के होते हैं, जैसे कि डीजल इंजन, जो आपके छोटे जनरेटर होते हैं घरों में, वहाँ डीजल यूज करते हैं, बर्न करके प्राइम मूवर के रूप में यूज करते हैं, घुमाते हैं उसको। दूसरा होता है गैस इंजन, गैस, नेचुरल गैस यूज करके बर्न करके हम लोग जला के चलाते हैं। तीसरा होता है गैस टरबाइन, इसको भी प्राइम मूवर के रूप में यूज करते हैं। चौथा होता है स्टीम टरबाइन, जैसे यहाँ लगा हुआ है भाप, स्टीम, उसके प्रेशर से हम ब्लेड्स पे मारते हैं। देखिए कैसे स्टीम ये एंट्री मार रही है, यहाँ लगी रहती हैं ब्लेड्स पत्तियाँ, इन पे स्टीम जब टकराती है बहुत हाई वेलोसिटी से तो स्टीम नीचे आ जाती है टकरा के अपनी ऊर्जा खो के, तो और ये तेज गति से घूमती हैं पत्तियाँ। दीज ब्लेड्स रोटेट एट वेरी हाई वेलोसिटी, बहुत तेज वेलोसिटी से ये घूमती हैं, क्योंकि स्टीम का जो प्रेशर है उसकी वेलोसिटी प्रेशर की वजह से ये घूमता है। तो इसका धुरा घूमता है, इसका धुरा जनरेटर के धुरा से जोड़ देते हैं, ऐसे शाफ्ट देखिए कपलिंग कर देते हैं तो दोनों घूमते हैं। तो यहाँ से हमने क्या किया, मैकेनिकल एनर्जी दिया इनपुट, यहाँ इनपुट किया, यहाँ से मिला इलेक्ट्रिकल एनर्जी आउटपुट। तो ये प्राइम मूवर की मदद से ही हम जनरेटर को घुमाते हैं। स्टीम टरबाइन हो सकता है, हाइड्रो टरबाइन हो सकता है जहाँ हम पानी के प्रेशर से घुमाते हैं, विंड टरबाइन हो सकता है जहाँ हम हवा के प्रेशर से घुमाते हैं ब्लेड्स को। तो ये जनरेटर का आप कंस्ट्रक्शन देख लीजिए, सिंक्रोनस जनरेटर का कंस्ट्रक्शन सिंपल, इट इज़ वेरी सिंपल। हम बता चुके हैं इसके मुख्यतः दो भाग होते हैं, एक भाग को बोलते हैं स्टेटर जो स्थिर भाग, दूसरे भाग को कहते हैं रोटर जो रोटेटिंग भाग होता है। 1 मिनट के लिए हम चलते हैं डीसी जनरेटर में अगर बात कर लें तो डीसी जनरेटर में क्या था, डीसी जनरेटर में क्या था, स्टेटर पे आपको याद होगा वहाँ फील्ड था, रोटर पे क्या था, रोटर पे वहाँ आर्मेचर था। डीसी जनरेटर में हमारी बाध्यता है, मजबूरी है, देयर इज़ कंपल्सन। आर्मेचर को रोटर पे क्यों रखा गया है, क्योंकि आर्मेचर को घुमाना है। क्यों घुमाना है, क्योंकि वहाँ एसी को डीसी में कन्वर्ट करना होता है, और वो काम कौन करता है, कम्यूटेटर करता है। कम्यूटेटर वर्क्स और इट कन्वर्ट्स एसी इनटू डीसी। सो कम्यूटेटर कैन फंक्शन और कैन परफॉर्म इट्स वर्क व्हेन इट इज़ रोटेटिंग। कम्यूटेटर जब तक घूमेगा नहीं वो एसी को डीसी में कन्वर्ट नहीं करेगा, इसलिए कम्यूटेटर को अगर स्टेटर पर रख देंगे या आर्मेचर को अगर स्टेटर पर रख देंगे तो डीसी जनरेटर अपना काम कैसे कर पाएगा, एसी को डीसी में कैसे कन्वर्ट करेगा।
जनरेट तो एसी ही होता है सभी जनरेटर में, उसको एसी को डीसी में कन्वर्ट करता है कम्यूटेटर डीसी जनरेटर में, और तभी कर पाता है जब वो रोटेट करता है, इसीलिए वहाँ रोटर पे रखा जाता है कम्यूटेटर को और आर्मेचर को। वहाँ पे आप ये उल्टा क्रिया नहीं कर सकते हैं, वहाँ पे आपको फील्ड को स्टेटर पे ही रखना पड़ेगा और आर्मेचर को रोटर पे ही रखना पड़ेगा। बट यहाँ सिंक्रोनस मशीन में, सिंक्रोनस जनरेटर में उल्टा व्यवस्था होती है, स्टेटर पे फील्ड नहीं होता है, ना ही रोटर पे आर्मेचर होता है। तो क्या होता है यहाँ देखिए, स्टेटर पे होता है, ये एसी जनरेटर या सिंक्रोनस जनरेटर की बात कर रहे हैं। अब स्टेटर पे होता है आर्मेचर, फील्ड ना होकर के आर्मेचर होता है, रोटर पे होता है फील्ड। देख लीजिए, यहाँ आर्मेचर वाइंडिंग है, यहाँ पे रखी जाती है, यहाँ स्लॉट्स में। स्टेटर पे है, ये है कि नहीं है, ये है। यहाँ देख लीजिए, स्टेटर पे है ना आर्मेचर वाइंडिंग, इसी में पैदा होगा वोल्टेज। जब ये जनरेटर की तरह काम करेगा इसी में वोल्टेज पैदा होगा, जब ये मोटर की तरह काम करेगा इसी में हम सप्लाई देंगे। तो ये पावर वाइंडिंग होती है, मोटी तार की होती है, पूरा पावर जो जनरेटर का होता है इसी में, इसी से फ्लो होता है, इसलिए बहुत मोटे तार की होती है। फील्ड देखिए यहाँ रोटर पे है, रोटर का शाफ्ट है धुरा, उसी पे रखा है। फील्ड देखिए पोल पर बने हैं, 2 पोल का है ये, नॉर्थ साउथ। तो ऐसा क्यों करते हैं, ऐसा करने का रीजन है, रीजन क्या है इसके बारे में 1 मिनट में हम बात कर लेते हैं। आर्मेचर वाइंडिंग जो है हैवी होती है, हैवी। हैवी क्यों होती है, हैवी इसलिए होती है, हमने बताया कि ये जनरेटर जो होते हैं बिग साइज होते हैं, बहुत बिग साइज। बिग साइज का मतलब लार्जर कैपेसिटी, 500 मेगावाट। जिस जनरेटर का कैपेसिटी 500 मेगावाट होगा उस जनरेटर की आर्मेचर वाइंडिंग जो है इतनी मोटी होगी, इतना वजन होगा उसका, कॉपर की वाइंडिंग होती है ये, कॉपर। तो स्थिर रखना आसान है इसको, अगर इसको घुमाएंगे तो ये जो इसका वजन होगा हैवी हो जाएगा, इसको रोटेट करना मुश्किल होगा, इसीलिए इसको बाहर स्थिर रख देते हैं, इसलिए हैवी हो जाता है। ये इस वजह से इसको बाहर रखते हैं। दूसरा रीजन क्या है, दूसरा रीजन है कि यहाँ वोल्टेज जो प्रोड्यूस हो रहा है, कितना प्रोड्यूस हो रहा है, 11,000 वोल्ट। तो इस 11,000 वोल्ट को बाहर रखेंगे तो उसको आसानी से इंसुलेट कर सकते हैं, ईजी टू इंसुलेट। इंसुलेट का मतलब है ये शॉर्ट सर्किट कहीं से ना हो जाए, इसलिए इसके इंसुलेशन देना पड़ता है। घूमते हुए भाग पे रखेंगे तो मुश्किल होगा इंसुलेट करना, तो बाहर रख देते हैं, इसलिए इसको इंसुलेट करना आसान हो जाता है बाहर से। ये इसका दूसरा कारण है। और कारण क्या है, और कारण है हम यहाँ पे सीधे लोड को सप्लाई दे सकते हैं डायरेक्ट। देखिए ये सीधे जोड़ देंगे कहाँ, बाहर जिसको लोड को देना है, डायरेक्टली कनेक्टेड टू द लोड, सीधे लोड को कनेक्ट कर सकते हैं। यहाँ होता अगर तो क्या करते, हमको 3 स्लिप रिंग चाहिए होता हर फेस के लिए, एक एक वो बाहर निकालते 3 स्लिप रिंग, तो जाके सप्लाई दे पाते, तो ये मुश्किल होता। तो यहाँ पे बाहर रखने से डायरेक्ट हम उसको दे सकते हैं। इसके बाद यहाँ बहुत ज़्यादा पावर लॉस होता है, तो इसको बाहर रखेंगे तो आसानी से ठंडा कर पाएंगे, ईजी टू कूल। बहुत हैवी करंट हैंडल करता है, तो क्या करते हैं यहाँ स्टेटर में कोर में मोटे मोटे छेद आर पार बना देते हैं, डक्ट बोलते हैं। इस तरह से होल होते हैं स्टेटर कोर में। इस कोर में क्या करते हैं, इस होल में क्या करते हैं, या तो कोल्ड एयर आर पार पास कराते हैं, या इसमें इंसुलेटेड पाइप में चिल्ड वाटर ठंडा पानी आर पार भेजते हैं, वो इसकी हीट को बाहर से निकालता रहता है, तो ठंडा करना आसान होता है। इसके बाद और क्या कारण है, और कारण ये है कि अगर रोटर पे होता तो 3 स्लिप रिंग चाहिए होता। फील्ड को रोटर पे रखने से कितनी स्लिप रिंग की ज़रूरत पड़ रही हैं, 2, एक धन के लिए, दूसरा ऋण के लिए। तो स्लिप रिंग कम लगेंगी। स्लिप रिंग क्या होती है इनके बारे में भी बात करेंगे। कॉपर की रिंग होती है जिनके माध्यम से हम घूमते हुए भाग को स्थिर भाग के साथ में कनेक्ट करते हैं कार्बन ब्रश की मदद से। ये जो है लाइटर इन वेट है, फील्ड लाइटर इन वेट है, फील्ड को घुमाना आसान है क्योंकि ये हल्का होता है, यहाँ पे वाइंडिंग पतले तार की होती है,
ये सारे कारण हैं जिनकी वजह से सिंक्रोनस मशीन में आर्मेचर वाइंडिंग को स्टेटर पे और फील्ड वाइंडिंग को रोटर पे रखते हैं। ये ऐसा ही करते हैं हम लोग सभी जनरेटर्स में। तो यहाँ पे कंस्ट्रक्शन में देखिए, स्टेटर पार्ट ये है स्टेटर, और रोटर पार्ट ये है जो घूमेगा। दोनों के बीच में रहता है गैप, एयर गैप। क्यों रहता है? देयर इज रोटेटिंग पार्ट एंड देयर इज स्टैटिक पार्ट, वी हैव टू प्रिवेंट फ्रिक्शन बिटवीन दीज टू। इनके बीच में घर्षण रोकना है, तो इसलिए एयर गैप रखते हैं। आर्डर ऑफ 1 mm बहुत कम रखते हैं, जिससे कि यहाँ से फ्लक्स जो है आर पार आसानी से जा सके, रिलक्टेंस कम रहे, एयर गैप कम रहना चाहिए, घर्षण भी नहीं होना चाहिए। वी बैलेंस बिटवीन दीज टू, दोनों के बीच में हम एक संयोजन बनाते हैं। अब बाहर से चलते हैं, सबसे पहले हम बाहर से अध्ययन करेंगे जनरेटर का। अब चलते हैं इसमें डिफरेंट पार्ट्स के बारे में डिटेल में बात करेंगे। अब बाह्य भाग जो है, सबसे बाहरी भाग, उसको बोलते हैं स्टेटर फ्रेम। स्टेटर फ्रेम क्यों होता है? ये जनरेटर को मैकेनिकल डैमेज से बचाता है, डस्ट से बचाता है, मॉइस्चर से बचाता है, इस तरह से चीज़ों से बचाता है, इसलिए बाहरी भाग होता है स्टेटर फ्रेम। इट प्रोटेक्ट्स दी जनरेटर फ्रॉम एनी मैकेनिकल डैमेज। उसके अंदर जो होता है उसको बोलते हैं स्टेटर कोर, चुंबकीय पदार्थ का होता है, जनरली शीट स्टील या इसी तरह के अन्य पदार्थ, चुंबकीय पदार्थ, सिलिकॉन स्टील जैसे पदार्थ भी यूज कर सकते हैं। एंड इट इज़ लैमिनेटेड, याद रखिएगा हमेशा लैमिनेटेड होता है ये। लैमिनेटेड क्यों होता है? क्योंकि यहाँ पे जो इसके अगल बगल तार होंगे, वाइंडिंग होगी, उसमें एसी करंट होगी, एसी वोल्टेज होगा, इसमें ईडी करंट पैदा होती हैं कोर में, और उससे होता है ईडी करंट लॉस। ईडी करंट और ईडी करंट लॉस को कम करने के लिए ही लैमिनेटेड होता है, इसको लैमिनेट करके बनाते हैं। इसके बारे में भी और बात करेंगे। ईडी करंट और ईडी करंट लॉस से क्या प्रॉब्लम है? दो प्रॉब्लम है। पहला तो ये पावर लॉस है, दूसरा इससे मशीन की इफिशियंसी खराब हो जाती है, तीसरा इससे मशीन का तापमान बढ़ जाता है, टेम्परेचर राइज होगा, इंसुलेशन जो है मेल्ट हो जाएगा, इंसुलेशन मेल्ट होने से शॉर्ट सर्किट होगी और वाइंडिंग जल सकती है, कोर जो है आपस में शॉर्ट सर्किट हो सकते हैं। ये देखिए कैसे लैमिनेट करते हैं, इसको देखिए, पतली पतली लगभग 1 mm या 0.5 mm, हाँ लगभग 1 mm के आसपास थिकनेस की इस तरह की पत्तियाँ लेते हैं इस मटेरियल की, चुंबकीय पदार्थ की। इसमें देखिए ये भाग जो है बाहर निकला हुआ है, इसको बोलते हैं टीथ, और दो टीथ के बीच में जो भाग होता है उसको बोलते हैं स्लॉट। इसको क्या बोलते हैं? स्लॉट, खांचा। देखिए ये स्लॉट है, और ये भाग क्या है? जो उभरा भाग है, इसको बोलते हैं टीथ। स्टेटर स्लॉट, स्टेटर टीथ। तो सभी जो स्लॉट हैं उनको सीध सीध में रख देंगे, और सभी टीथ सीध सीध में रख देंगे, इनके एक के बगल एक के बगल एक, एक के बगल एक, इस तरह से देयर आर हंड्रेड्स और थाउजेंड्स ऑफ स्ट्रिप्स, शीट्स, दे आर प्लेस्ड एडजेसेंट टू ईच अदर, दे आर प्लेस्ड साइड बाई साइड, एक दूसरे के बगल बगल जब रखेंगे तो इस तरह की संरचना बन जाती है। ऐसे कैसी संरचना बनती है? इट फॉर्म्स स्ट्रक्चर लाइक दिस, ऐसे संरचना बनती है। ये सॉलिड नहीं है, इसमें धारियाँ धारियाँ ऐसे ऐसे होती हैं। दीज थिंग्स आर लैमिनेटेड, दे आर हंड्रेड्स ऑफ सीट्स, इस तरह की ऐसी हैं। इनको बगल बगल में रख देंगे, तो उसके बाद फिर क्या करेंगे, यहाँ इंसुलेटेड वार्निश या अन्य कोई जो इंसुलेटिंग मटेरियल डाल देंगे, सुखा लेंगे। उससे क्या होगा, दो दो शीट के बीच में वो भर जाएगा, तो क्या होगा, ये आपस में इंसुलेट हो जाती हैं। इंसुलेट होने से क्या होता है, ईडी करंट लॉस जो है वो कम हो जाता है। इसीलिए सभी ऐसी मशीनों की जो कोर होती हैं वो लैमिनेटेड होती हैं। लैमिनेट करने से कॉस्ट बढ़ जाती है मशीन की, लेकिन ईडी करंट लॉस जो है वो कम हो जाता है, जिससे मशीन की पूरे लाइफ में सेविंग होती है, पावर की सेविंग होती है, और टेम्परेचर राइज पे भी कंट्रोल होता है। इसलिए हमेशा लैमिनेट करते हैं, जो कॉस्ट आती है वो रिकवर हो जाती है। तो ये लैमिनेट कर दिया, सुखा लिया, उसके बाद इसमें होल होते हैं, उनको आपस में यहाँ पे नट बोल्ट से चारों तरफ से टाइट कर देते हैं। सो स्टेटर कोर इज रेडी नाउ, बन गया स्टेटर कोर। अब इस कोर में क्या करेंगे, हम वाइंडिंग करेंगे। ये भाग की हम बात कर रहे थे, ये कोर है, ये जो है इस भाग को कहते हैं स्टेटर स्लॉट। स्लॉट जिनके बारे में बात की है, ये होते हैं
इसको बोलते हैं, ये उभरा हुआ भाग इसको बोलते हैं टीथ। टीथ टीथ सभी के सीध में रहेंगे, स्लॉट सीध में रहेंगे। इस तरह से देखिए ये एक लंबाई, ये अच्छी लेंथ बनेगी इसकी, एक्सियल लेंथ। वी हैव नाउ दिस टाइप ऑफ स्ट्रक्चर, सिलिंड्रिकल, बेलनाकार। ऐसे बेलनाकार स्ट्रक्चर हो गया जिसके अंदरूनी भाग में इस तरह से गहरे गहरे स्लॉट हैं और इनकी लंबाई देखिए काफ़ी लंबा है ये। इसमें हम भरेंगे वाइंडिंग, जिन वाइंडिंग को हम बोलते हैं आर्मेचर वाइंडिंग। देखिए ये है आर्मेचर वाइंडिंग या स्टेटर वाइंडिंग, इसी स्लॉट में भरेंगे। यहाँ देखिए ये भाग है, इसको बोलते हैं स्टेटर वाइंडिंग या आर्मेचर वाइंडिंग। इसी में पावर पैदा होती है, इसी में वोल्टेज पैदा होता है। इसी वाइंडिंग में ये मोटे तार की होती हैं, बहुत मोटे तार की, क्योंकि बहुत हैवी करंट इनमें फ्लो करती है। अब देखिए स्टेटर कोर तैयार हो गया, यहाँ तक हम आ गए। स्टेटर फ्रेम हो गया, स्टेटर कोर हो गया, इसके स्लॉट हो गए। देखिए स्लॉट, अब स्लॉट में क्या करेंगे, देखिए ये वाइट कलर का ये इंसुलेशन है। इंसुलेशन क्यों लगाया गया है, क्योंकि इसमें हम भरेंगे वाइंडिंग। देखिए ये वाइंडिंग है, अगर इस पर इंसुलेशन नहीं लगाएंगे तो ये क्या होगा, ये सप्लाई आ जाएगी इस पर, ये सप्लाई इस पे आ जाएगी, फिर ये सप्लाई इस पे आ जाएगी, तो जो व्यक्ति इसको टच करेगा उसको लगेगा इलेक्ट्रिकल शॉक। यहाँ पे सप्लाई आ जाएगी, अगर इंसुलेशन नहीं लगाएंगे तो इसमें इसमें वोल्टेज पैदा होगा, तो वो सप्लाई यहाँ पे रहेगा ये वाइंडिंग, तो यहाँ सप्लाई आ जाएगी इस पे आ जाएगी, तो इसको व्यक्ति यहाँ पे फ्रेम पे आ जाएगी, जो व्यक्ति टच करेगा उसको लगेगा विद्युत का आघात, इलेक्ट्रिकल शॉक। इसलिए हम यहाँ इंसुलेशन लगा देते हैं। सभी स्लॉट में देखिए इंसुलेशन लगे हुए हैं। ये इनमें इंसुलेशन लगाने के बाद में फिर क्या करते हैं, देखिए इंसुलेशन लगाने के बाद में कॉपर के मोटे मोटे वायर यूज़ करते हैं, मोटे मोटे तार। ये इनके ऊपर भी इंसुलेशन रहता है, दे आर आल्सो इंसुलेटेड, दीज वायर्स आर आल्सो इंसुलेटेड। इनके ऊपर भी इन मोटे तारों के ऊपर भी इंसुलेशन लगा देते हैं। क्यों, क्योंकि ये आपस में शॉर्ट सर्किट ना हो जाएं, शॉर्ट सर्किट ना हो जाए इनमें आपस में, इसलिए इनके ऊपर भी इंसुलेशन रहता है। और इस तरह से डबल इंसुलेशन हो जाता है, एक स्लॉट में इंसुलेशन है, दूसरा इन वाइंडिंग के ऊपर भी इंसुलेशन है। अगर इंसुलेशन नहीं होगा ये शॉर्ट सर्किट हो जाएंगे, शॉर्ट सर्किट हो जाएंगे तो क्या होगा, यहाँ पे ये ये आपस में शॉर्ट सर्किट होगा तो यहाँ ओवर हीटिंग होगी, फिर ये वाइंडिंग जल जाएगी, वाइंडिंग डैमेज हो जाएगी। इसमें क्या करते हैं, स्लॉट्स में फिर भर देते हैं वाइंडिंग, ये तार कॉपर के, इन्हीं में वोल्टेज पैदा होता है। आर फेस का, फिर वाई फेस का तार, फिर बी फेस का तार, फिर आर फेस का, फिर वाई फेस का, फिर बी फेस का, इस तरह से इस क्रम में भर देते हैं। सभी जो आर फेस के वायर हैं, ऑल दी वायर्स इन दी आर फेस दे आर कनेक्टेड विथ ईच अदर। ऐसे देखिए आर फेस के तारों के दो सिरे मिल जाएंगे, ये आर फेस, फिर वाई फेस के तार जो होंगे उनको आपस में जोड़ देंगे। इनके देखिए वाई फेस मिल गया, फिर बी फेस के जो तार हैं उनको भी आपस में जोड़ दिया। थ्री फेस वाइंडिंग करते हैं, थ्री फेस जनरेटर या थ्री फेस मोटर है ये। इस तरह से टोटल कितने टर्मिनल मिल गए हमको, 6। आप 6 टर्मिनल्स को क्या करेंगे, यहाँ पे इस भाग को आपस में जोड़ देंगे इस तरह से, और इसको जोड़ के यहाँ पे अर्थ कर देंगे। यहाँ क्या करेंगे, एक टर्मिनल आपस में सबको जोड़ के जनरेटर में ही वहीं पे अर्थ कर देते हैं, ये न्यूट्रल पॉइंट है। यहाँ से फिर 3 वायर जो निकलेंगे, यहाँ से लाइन निकाल देंगे बाहर। देखिए लाइन निकाल दी गई आर, ये लाइन निकाल दी गई वाई, निकाल दिया गया बी, ये अब ये 3 लाइन निकल गई। तो हम क्या किया, हमने स्टेटर वाइंडिंग जो है, इसमें आर्मेचर वाइंडिंग इसको बोलते हैं, यहाँ पे हम कॉपर के मोटे मोटे वायर भर के उनको आपस में क्या जोड़ा गया है, किस प्रकार से, दे आर ऑलवेज कनेक्टेड इन स्टार कनेक्शन। स्टार कनेक्शन करते हैं, स्टार में जोड़ते हैं, क्यों, तारा संयोजन जोड़ते हैं, क्यों जोड़ते हैं, क्योंकि स्टार कनेक्शन में क्या होता है, लाइन वोल्टेज जो होता है वो फेज वोल्टेज से √3 गुना ज़्यादा होता है। यानी फेज में जो वोल्टेज जनरेट होगा लाइन में उससे √3 गुना ज़्यादा मिलेगा। तो फेज में हमको वोल्टेज कम जनरेट करना पड़ेगा लाइन में एक निश्चित वोल्टेज को प्राप्त करने के लिए। फॉर एग्जांपल इफ़ यू वांट टू जनरेट 11,000 वोल्ट इन द लाइन, यहाँ लाइन में हमको चाहिए 11,000 वोल्ट, तो हमको फेज में कितना पैदा करना पड़ेगा, 11,000 / √3।
तो अगर हमको फेज में इसको आप कैलकुलेट करेंगे एक्चुअल वैल्यू में तो 6600 समथिंग वोल्ट आएगा। तो 11000 वोल्ट जनरेट करने की ज़रूरत नहीं है, 6600 वोल्ट या जो भी वैल्यू आएगी आप कैलकुलेट कर लीजिए। तो इतना कम वोल्टेज जनरेट करके हमको अगर लाइन में 11000 वोल्ट बाहर मिल रहा है तो हम 11000 क्यों जनरेट करेंगे फेज में? क्योंकि अगर डेल्टा कनेक्शन होता तो ये डेल्टा कनेक्शन में लाइन वोल्टेज और फेज वोल्टेज बराबर होते हैं। तो 11000 लाइन में पाने के लिए हमको फेज में 11000 वोल्ट पैदा करना पड़ेगा। तो कम वोल्टेज पैदा करके हमको लाइन में ज़्यादा मिल रहा है, इसीलिए हम स्टार में जोड़ते हैं। तो कम वोल्टेज पैदा करने से दो फ़ायदे होंगे। पहला फ़ायदा ये होगा कि हमको फ्लक्स की रिक्वायरमेंट कम होगी, दूसरा फ़ायदा होगा नंबर ऑफ टर्न्स कम लगेंगे। दोनों ही दशाओं में हमको सेविंग होगी, कॉस्ट कम आएगा जनरेशन का, इसीलिए हम लोग स्टार में कनेक्ट करते हैं। अल्टरनेटर की वाइंडिंग स्टार में ही कनेक्ट होती है। देखिए यहाँ पे 3 फेस वाइंडिंग की गई है, आर फेस, वाई फेस, बी फेस, तीनों वाइंडिंग में ईएमएफ जनरेट हुआ। आर, वाई, बी, 3 फेस एसी इस तरह से जनरेट होगा। देखिए स्टेटर में क्या किया हमने, स्टेटर में हमने ये वाइंडिंग भर दिया, उसको आपस में स्टार में जोड़ दिया, तीनों फेस की वाइंडिंग को। ये वाइंडिंग है, इंसुलेटेड होती है, कापर की होती है, बहुत मोटे तार की होती है, क्योंकि जनरेटर की पूरी पावर जो है इसी वाइंडिंग से जनरेट होती है, इसी में आती है, इसी में वोल्टेज पैदा होता है, इसी में पावर फ्लो होता है, मोटे तार की होती है। कितना मोटा होगा ये डिपेंड करता है कितना MVA का जनरेटर है या कितना मेगावाट लोड इसको देना है। ये देखिए जनरेटर में कहाँ कहाँ है स्टेटर वाइंडिंग, ये वाइंडिंग भरी गई हैं, इंसुलेशन लगा है इसीलिए वाइट कलर का दिख रहा है, दे आर इंसुलेटेड। ये स्लॉट में भरी गई है स्टेटर वाइंडिंग, बीच में अभी क्या है, खाली है। अभी हमने बीच में रोटर नहीं रखा है, बीच में अभी खाली है। ये स्टेटर रेडी हो गया, स्टेटर फ्रेम, स्टेटर कोर, स्टेटर स्लॉट, स्टेटर टीथ, स्टेटर वाइंडिंग, दिस इज कॉल्ड आर्मेचर वाइंडिंग, दिस इज 3 फेज वाइंडिंग। ये स्टेटर भाग हो गया। अभी स्टेटर के बारे में और देख लीजिए। ये एक रियल जनरेटर का स्टेटर वाइंडिंग है। ये 50 मेगावाट के जनरेटर का देखिए स्टेटर वाइंडिंग देखिए। ये इन स्लॉट्स में स्टेटर वाइंडिंग्स भरी गई हैं। वाइंडिंग्स आर प्लेस्ड इन दीज स्लॉट्स, इनको बोलते हैं स्टेटर स्लॉट। इन्हीं स्लॉट्स में वाइंडिंग भर दी गई है। ये स्टेटर वाइंडिंग रेडी हो गई, स्टेटर रेडी हो गया। अब हम जाएंगे आगे रोटर पे। तो अभी स्टेटर के बारे में देखिए, ये देखिए स्टेटर पे अंदर यहाँ से रोटर देखिए निकाला जा रहा है, बाहर जा रहा है रोटर, और इसके अंदर इस समय खाली भाग है। यहाँ पे देखिए स्टेटर वाइंडिंग है, ये की गई है इसमें। ये इसी में पावर जनरेट होगा, इसी में वोल्टेज जनरेट होगा। देखिए इस डायग्राम में हमने बाहर अभी बताया स्टेटर फ्रेम क्यों होता है, मैकेनिकल डैमेज से या डस्ट या पोल्यूशन से या मॉइस्चर से प्रिवेंट करता है। फिर ये स्टेटर कोर देखिए, ये स्टेटर कोर लैमिनेटेड होता है, दिस इज लैमिनेटेड, स्टेटर फ्रेम के अंदर होता है। यहाँ पे स्लॉट्स हैं, देखिए स्लॉट, स्टेटर स्लॉट, ये टीथ है, इसके अंदर देखिए वाइंडिंग कर दी गई है। ये वाइंडिंग है, कापर की वाइंडिंग कर दी गई है। 3 फेस वाइंडिंग है यहाँ पे, आर वाई बी, स्टार कनेक्टेड है। अब जनरेटर स्टेटर सेम होता है, लेकिन रोटर दो प्रकार के होते हैं। इन्हीं आधार पे, रोटर के आधार पे जनरेटर दो नामों से जाने जाते हैं। वन इज कॉल्ड सैलिएंट पोल टाइप, सैलिएंट पोल टाइप। दूसरे होते हैं नॉन सैलिएंट पोल टाइप, नॉन सैलिएंट पोल टाइप। इसी को सिलिंड्रिकल रोटर टाइप भी बोलते हैं, सिलिंड्रिकल रोटर टाइप। इसके बारे में अभी हम बाद में बात करेंगे, अभी पहले ये डिस्कस कर लें सैलिएंट पोल टाइप क्या होते हैं। सिंक्रोनस जनरेटर या सिंक्रोनस मोटर दो प्रकार के होते हैं, सैलिएंट पोल टाइप, नॉन सैलिएंट पोल टाइप या सिलिंड्रिकल रोटर टाइप। तो इस तरह का पोल जो होता है उसको कहते हैं सैलिएंट पोल टाइप। स्टेटर इज सेम, दोनों में स्टेटर का डिजाइन सेम होता है, कोई अंतर नहीं होता स्टेटर में। So generator or synchronous motors are classified into two types. One is salient pole type, second is non-salient pole type.
इसके बारे में अभी हम बाद में बात करेंगे। साइलिएंट पोल टाइप में क्या होता है, हमने पहले ही बताया कि स्टेटर में कोई डिफरेंस नहीं होता है। स्टेटर जो अभी तक हम डिस्कस कर रहे थे, ये भाग दिस इज सेम कॉमन, नो डिफरेंस फ्रॉम द स्टेटर साइड। रोटर में देखिए इसमें जो होता है पोल बाहर निकले रहते हैं। 4 पोल हैं देखिए यहाँ, जैसे कि नॉर्थ पोल, नॉर्थ साउथ, चारों पोल बाहर निकले रहते हैं। दे आर प्रोजेक्टेड आउटवर्ड्स। देखिए पोल निकला है, फिजिकली निकले रहते हैं बाहर, नॉर्थ साउथ, यहाँ 2 पोल है। तो ये पोल जो है यहाँ चाहें तो हम परमानेंट मैग्नेट कर सकते हैं। इफ यू वांट वी कैन हैव परमानेंट मैग्नेट। परमानेंट मैग्नेट रख देंगे तो ये वाइंडिंग करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, नो नीड। यहाँ वाइंडिंग नहीं ज़रूरत पड़ेगी, डीसी सप्लाई की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। कब? जब पोल परमानेंट मैग्नेट हम लगा देंगे। बट हम ऐसा करते नहीं हैं। परमानेंट मैग्नेट लगाने से क्या होगा, परमानेंट मैग्नेट लगाने से जो फाई होता है फील्ड फ्लक्स, वो कांस्टेंट हो जाता है। फील्ड फ्लक्स कांस्टेंट हो जाएगा तो हम जो अभी बाद में बात करेंगे, वोल्टेज जो है वो कंट्रोल होता है फील्ड फ्लक्स से, फाई चेंज करने से। अगर फ्लक्स में हम परिवर्तन नहीं कर पाएंगे फील्ड फ्लक्स में, तो हम वोल्टेज चेंज नहीं कर पाएंगे। ये जनरेटर 11,000 वोल्ट जनरेट कर रहा है, हम अगर चाहें कम ज़्यादा करना, या हमको कभी वोल्टेज कम करना हो, ज़्यादा करना हो, तो हम कैसे चेंज करते हैं, इसी से, फील्ड फ्लक्स से। तो अगर हम परमानेंट मैग्नेट लगा देंगे तो फील्ड फ्लक्स चेंज नहीं कर पाएंगे, इसलिए हम यहाँ पे इलेक्ट्रोमैग्नेट लगाते हैं। तो साइलेंट पोल टाइप में क्या होता है, पोल्स आर प्रोजेक्टेड आउटवर्ड्स। पोल बाहर निकले रहते हैं, ऐसे दिखते हैं बाहर, फिजिकली दिखते हैं। तो पोल कैसे बनाते हैं, अल्टरनेट। 2 पोल होंगे तो एक नॉर्थ होगा और दूसरा साउथ। यहाँ हम वाइंडिंग करेंगे, डीसी सप्लाई देंगे, तभी हम ये पोल परमानेंट रहेंगे, पोल स्थायी रहेंगे, उनका चुंबकत्व तो स्थायी रहेगा। हमको अगर इस पोल के मैग्नीट्यूड को कम ज़्यादा करना है तो सीरीज़ में यहाँ रियोस्टेट लगा देंगे, करंट के मान को कम ज़्यादा करेंगे, ये पोल की स्ट्रेंथ कम ज़्यादा होगा, फ्लक्स जो है चेंज होगा, फ्लक्स चेंज होगा तो वोल्टेज चेंज होगा। इसी तरह से वोल्टेज हम जनरेटर का चेंज करते हैं। जनरेटर का वोल्टेज चेंज करने का यही तरीका होता है सिंक्रोनस मशीन में, सिंक्रोनस जनरेटर में। तो साइलेंट पोल टाइप जनरेटर जो होते हैं, देखिए उनमें पोल निकला होता है बाहर। 2 पोलों के बीच में ये जो क्षेत्रफल है, एरिया देखिए, ये इंपॉर्टेंट है। जब ये जनरेटर में घूमता है, इसके अंदर ये देखिए एरिया घूमता है, तो यहाँ एयर में फ्रिक्शन होता है। एयर में फ्रिक्शन बहुत होता है। एयर में फ्रिक्शन होने से क्या होता है, नॉइज होता है, नॉइज, और विंडेज लॉस होता है, विंडेज लॉस, पावर लॉस होता है। इसलिए ये जनरेटर बहुत हाई आरपीएम पे नहीं चलाए जाते हैं, लो आरपीएम जनरेटर होते हैं। 2 कारण से, 2-3 कारण है, एक कारण और भी है। अगर बहुत तेज़ से घुमाएंगे तो ये इस पर सेंट्रीफ्यूगल फोर्स ज़्यादा होता है। सेंट्रीफ्यूगल फोर्स, सेंट्रीफ्यूगल फोर्स लगेगा तो क्या होगा, इस पर ज़्यादा सेंट्रीफ्यूगल फोर्स लगेगा तो ये जो है ब्रेक हो सकता है, टूट सकता है, बाहर निकल के भाग सकता है छोड़ के। इसलिए इनको ज़्यादा आरपीएम पे नहीं चलाते हैं। दे आर जनरली यूज्ड फॉर लो आरपीएम जनरेटर्स। ज़्यादा हाई आरपीएम के जनरेटर नहीं होते हैं साइलेंट पोल टाइप। लो आरपीएम के जनरेटर होते हैं, 1500 आरपीएम से कम, लेस दैन 1500 आरपीएम, समटाइम्स 500 या इस तरह के, 400 आरपीएम, 600 आरपीएम, 800 आरपीएम, 1000 आरपीएम, इस तरह के स्पीड पे चलते हैं। लो आरपीएम जनरली इनको बोलते हैं हाइड्रो जनरेटर्स, हाइड्रो जनरेटर्स बोलते हैं, हाइड्रो जनरेटर्स। दे आर लो आरपीएम जनरेटर्स, हाइड्रो जनरेटर्स और लो आरपीएम जनरेटर्स। तो इसको साइलेंट पोल टाइप क्यों बोलते हैं, इसमें पोल बाहर निकले रहते हैं, उभरे हुए रहते हैं, प्रोजेक्टेड रहते हैं बाहर। तो यहाँ पोल कैसे क्रिएट करते हैं, देखिए ये सॉलिड होता है, स्टील मटेरियल का होता है, जनरली फोर्स्ड स्टील। फोर्स्ड स्टील जैसे पदार्थ जो चुंबकीय पदार्थ होते हैं, ये सॉफ्ट भी होता है। फोर्स्ड स्टील बहुत सॉलिड मटेरियल होता है, बहुत मैकेनिकली स्ट्रांग होता है। तो यहाँ पे ये रहता है, ये भाग, इस पे वाइंडिंग कर देते हैं कॉपर की, दिस इज कॉपर वाइंडिंग, कॉपर वाइंडिंग की गई है। देखिए ये वाइंडिंग की गई है कॉपर की, ये वाइंडिंग क्यों की गई है, क्योंकि ये यहाँ इलेक्ट्रोमैग्नेट पैदा करना है। वाइंडिंग करते हैं, जैसे इसको क्लॉकवाइज किया वाइंडिंग, क्लॉकवाइज वाइंडिंग किया तो ये एंटी क्लॉकवाइज करेंगे,
एंटी क्लॉकवाइज क्यों करेंगे? क्योंकि हमको अल्टरनेट पोल पैदा करने हैं। अगर यहाँ नॉर्थ होगा तो यहाँ साउथ, या यहाँ नॉर्थ होगा अगर नीचे तो यहाँ साउथ होना चाहिए, यहाँ साउथ, फिर यहाँ नॉर्थ, फिर यहाँ साउथ। एक दूसरे के बगल बगल सेम पोल नहीं होने चाहिए। इसी वजह से वाइंडिंग लपेटते समय इस बात का ध्यान रखते हैं कि एक तरफ क्लॉकवाइज अगर यहाँ लगाएंगे तो यहाँ एंटी क्लॉकवाइज, फिर क्लॉकवाइज, फिर एंटी क्लॉकवाइज, इस तरह से जितने पोल होंगे इस तरह से लपेटते हैं। तो ये सैलिएंट पोल रोटर कहलाता है। इस तरह का जनरेटर होगा, सिंक्रोनस जनरेटर कहलाएगा। सैलिएंट पोल सिंक्रोनस जनरेटर, सैलिएंट पोल टाइप सिंक्रोनस जनरेटर। इसको सप्लाई कैसे देते हैं? देखिए यहाँ 2 स्लिप रिंग लगी हुई है। देखिए सप्लाई देना है, एक धन देना है, ग्रिड देना है, इसके दोनों सिरे हैं। यहाँ से लपेटना शुरू किया, यहाँ लपेटा, फिर यहाँ लपेटा, फिर यहाँ लपेटा, फिर यहाँ लपेटा, तो 2 सिरे हुए। एक सिरा जो है ला के यहाँ जोड़ देंगे इस स्लिप रिंग में। यहाँ पे कार्बन ब्रश फिसलता रहता है, चूंकि ये भाग रोटेट करेगा तो ये भाग भी रोटेट करेगा। स्लिप रिंग रोटेट करती रहती है तो इस पर एक कार्बन ब्रश फिसलता रहता है। यहाँ धन देंगे तो वो सप्लाई कार्बन ब्रश से आएगी। ये स्थिर रहता है कार्बन ब्रश, इसे भी फिसलता रहता है। ये कॉपर की होती है, इंसुलेटेड रहती है साफ्ट से। देखिए इंसुलेशन है यहाँ। तो यहाँ पे सप्लाई धन आ जाएगी, तो ये सप्लाई धन जो है ये इसके साथ में एक सिरा जोड़ेंगे वाइंडिंग की, वो आके इस पे यहाँ चली जाएगी। दूसरा वाइंडिंग का सिरा इस पे ला के जोड़ेंगे तो वहाँ पे ऋण सप्लाई कार्बन ब्रश और स्लिप रिंग की मदद से वहाँ चली जाती है। तो हम कार्बन ब्रश और स्लिप रिंग का उपयोग करते हैं सप्लाई को देने में, जो रोटेटिंग पार्ट है उसको सप्लाई देते हैं। तो ये सैलिएंट पोल टाइप के देखिए, देखिए ये सैलिएंट पोल टाइप के जनरेटर। देखिए ये भाग जो हम बता रहे थे, यहाँ एयर रहता है, दिस इज एयर। जब ये घूमता है तो यहाँ एयर में फ्रिक्शन होता है तो नॉइज होता है। तो देखिए ये सैलिएंट पोल की यहाँ पोल है, नॉर्थ, नॉर्थ, साउथ, यहाँ साउथ होगा नीचे, फिर नॉर्थ, फिर साउथ, इस तरह से अल्टरनेट। ये फील्ड वाइंडिंग है, इसको बोलते हैं, कॉपर की वाइंडिंग होती है। यहाँ डीसी सप्लाई देते हैं, यहाँ फील्ड पोल, इसका काम है फील्ड पोल प्रोड्यूस करना। देखिए सैलिएंट पोल टाइप में देखिए ये यहाँ पोल पैदा होगा, नॉर्थ, यहाँ नीचे साउथ, उसके बाद फिर नॉर्थ, फिर साउथ। यहाँ 4 पोल हैं। कितने पोल हैं? 4। तो सैलिएंट पोल टाइप के जनरेटर जो होते हैं उनमें पोलों की संख्या जनरली ज़्यादा होती है, 4 या 4 से अधिक होती है। देखिए ये स्टेटर भाग है, ये पोल हैं, 4 पोल हैं यहाँ पे, नॉर्थ, साउथ, फिर नॉर्थ, फिर साउथ। हम आज बात कर रहे थे सैलिएंट पोल टाइप जो होते हैं लो आरपीएम जनरेटर होते हैं, बहुत ज़्यादा स्पीड पे नहीं चलाए जाते हैं। कारण क्या है? पहला कारण है देयर इज मोर फ्रिक्शन। फ्रिक्शन ज़्यादा होता है क्योंकि यहाँ देखिए जो गैप है ये, यहाँ एयर होती है। जब ये तेज़ स्पीड से घूमेगा तो ये एयर कंप्रेस होती है, कंप्रेस। एयर कंप्रेस होने से क्या होगा फिर? एयर कंप्रेस होने से नॉइज आएगा, जनरेटर के अंदर से आवाज़ आएगी बहुत ज़्यादा, जनरेटर बहुत नॉइजी होगा। तीसरा पावर लॉस होगी, विंडेज लॉस उसको बोलते हैं, विंडेज लॉस होगा, पावर लॉस, फ्रिक्शन की वजह से पावर लॉस होगा। चौथा, यहाँ सेंट्रीफ्यूगल फोर्स बहुत ज़्यादा लगेगा, सेंट्रीफ्यूगल फोर्स, सेंट्रीफ्यूगल फोर्स। आप केंद्रीय बल बहुत ज़्यादा कार्य करेगा इस पर, तो ये जो रोटर है, ये जो पोल है निकले हुए हैं बाहर, ये टूट के निकल सकते हैं बाहर, ब्रेक हो सकता है पोल। तो यहाँ पे सेंट्रीफ्यूगल फोर्स बहुत ज़्यादा लगता है, सेंट्रीफ्यूगल फोर्स मोर। ये देखिए सैलिएंट पोल टाइप सिंक्रोनस जनरेटर देख लीजिए, इसमें बाहर स्टेटर है, स्टेटर वाइंडिंग, ये पोल देखिए, नॉर्थ साउथ, नॉर्थ साउथ, 4 पोल हैं। वाइंडिंग लपेटेंगे क्लॉकवाइज, फिर एंटी क्लॉकवाइज, फिर क्लॉकवाइज, फिर एंटी क्लॉकवाइज। देखिए वाइंडिंग को सप्लाई देने के लिए स्लिप रिंग है, एक स्लिप रिंग पे कार्बन ब्रश यहाँ फिसलता है, दूसरे स्लिप रिंग पे कार्बन ब्रश यहाँ फिसलता है। यहाँ धन देंगे, यहाँ ऋण देंगे, धन सप्लाई जाएगी, यहाँ से कनेक्शन रहता है फील्ड वाइंडिंग का, वहाँ चली जाती है, वो फिर होते हुए फिर आएगी सप्लाई, दूसरा सिरा आके यहाँ जुड़ा रहता है, दूसरा सिरा। तो धन ऋण सप्लाई इस तरह मिल जाती है। ये सैलिएंट पोल टाइप है। देखिए यहाँ पे जो गैप है, यहाँ फ्रिक्शन होता है, बहुत ज़्यादा एयर जो है ट्रैप हो रही है, फंस रही है, बहुत ज़्यादा फ्रिक्शन होता है, इसीलिए इनको बहुत हाई आरपीएम पे नहीं यूज करते हैं। लो आरपीएम, लेस दैन 1500 आरपीएम।
तो हमने बताया था आपको एक फार्मूला, फ्रिक्वेंसी जो पैदा करनी है, कितनी पैदा करनी है सभी जनरेटर को, 50 हर्ट्ज़। तो यन इक्वल टू होता है 120f/p, ये फार्मूला आपने पढ़ा हुआ है। यहाँ पे यन इक्वल टू होगा 120, फ्रिक्वेंसी 50 रखना है, पी का मान जो है यहाँ ये पी है। अगर आपके पास यन जो है कम है, जैसे कम आरपीएम पे चल रहा है, 1500 आरपीएम पे चल रहा है, यन का मान 1500 रख दीजिए, तो पी का मान कितना हो जाएगा 120 इंटू 50/1500। ये कैंसिल हो गया, तो ये हो जाएगा पी का मान 4। तो ये जनरेटर जनरली 4 पोल या उससे ज़्यादा होते हैं, मोर देन 4 पोल। तो अगर ये जनरेटर 1500 आरपीएम पे चल रहा है, तो इसमें पोलों की संख्या कितनी होगी 50 हर्ट्ज़ पैदा करने के लिए 4। अगर ये जनरेटर चल रहा है मान लीजिए 1000 आरपीएम पे, लो आरपीएम जनरेटर होते हैं, हमने बताया था थोड़ी देर पहले। तो यहाँ पे 1000 रख दीजिए यन का मान। तो यन का मान अगर 1000 रख देंगे तो ये पोलों का मान, पोलों की संख्या कितना हो जाएगी, पोलों की संख्या रखना पड़ेगा 6। तो जो जनरेटर 1000 आरपीएम पे चलेंगे उनमें पोलों की संख्या कितनी होगी, 6 होगी। जिस जनरेटर में स्पीड जो है 750 आरपीएम रख लीजिए, 750 आरपीएम, तो पोलों की संख्या होगी 8। स्पीड कर लीजिए 600 आरपीएम, 600 आरपीएम रखिए, तो ये पोलों की संख्या कितनी हो जाएगी 10। इस प्रकार से अगर हम 600 आरपीएम का जनरेटर होगा, 600 आरपीएम पे चलाएंगे जनरेटर, तो इसमें पोलों की संख्या होगी 10। तो इसमें क्या होता है कि ज़्यादा पोल रखने होते हैं जनरली, इसलिए इनका डायामीटर ज़्यादा होता है। देखिए ये डायामीटर देखिए, नॉर्थ साउथ, नॉर्थ साउथ, इस तरह से बहुत से पोल हैं, मैनी पोल, नॉर्थ साउथ नॉर्थ साउथ नॉर्थ साउथ, इस तरह से। इसका मतलब ये जनरेटर 100 200 150 आरपीएम से ऐसे चलेगा। इसमें पोलों की संख्या 20 24 ऐसे हो सकती हैं। लेकिन प्रॉब्लम हमने बताया, ज़्यादा आरपीएम पे चलेंगे तो क्या होगा, फ्रिक्शन होगा। देखिए ये यहाँ एयर ट्रैप हो रही है, यहाँ एयर ट्रैप हो रही है, तो यहाँ फ्रिक्शन होगा, नॉइज होगा, विंडेज लॉस होगा, और सेंट्रीफ्यूगल फोर्स बढ़ेगा, ये ब्रेक हो सकता है, टूट सकता है, बाहर निकल के भाग सकता है। इसीलिए लो आरपीएम पे चलाए जाते हैं। देखिए ये एक एक्चुअल जनरेटर है, एक्चुअल 4 पोल का है, नॉर्थ साउथ। ये देखिए यहाँ पे क्या है, फील्ड वाइंडिंग, ये है फील्ड वाइंडिंग देखिए की गई है। यहाँ पोलों पे पोल पैदा करने के लिए इलेक्ट्रोमैग्नेट बनाते हैं, तो यहाँ वाइंडिंग की जाती है। तो ये वाइंडिंग देखिए की गई है, कॉपर की वाइंडिंग है। ये स्टेटर है, दिस इज स्टेटर, दिस इज रोटर। इनके बीच में देखिए गैप भी है, क्योंकि ये घूमता हुआ भाग है। दूसरा होता है नॉन साइलिएंट पोल टाइप, नॉन साइलिएंट पोल टाइप, इसको सिलिंड्रिकल रोटर टाइप भी बोलते हैं, हमने अभी बताया था थोड़ी देर पहले, सिलिंड्रिकल रोटर टाइप। फ़र्क केवल होता है रोटर के आधार पे, स्टेटर सेम होता है, हमने बताया है, स्टेटर पार्ट इज सेम, नो डिफरेंस। रोटर पार्ट में डिफरेंस होता है। अभी जो आपने देखा था रोटर, उसमें पोल बाहर फिजिकली निकले रहते हैं, फिजिकली बाहर होते हैं, प्रोजेक्टेड रहते हैं बाहर, दे आर प्रोजेक्टेड आउटवर्ड्स, बट हेयर पोल्स आर नॉट प्रोजेक्टेड आउटवर्ड्स, यहाँ पोल बाहर निकले नहीं रहते हैं। देखिए वैसे ही चुंबकीय पदार्थ का ये होता है, ये धुरा है शाफ्ट, देखिए ये शाफ्ट जा रहा है, ये शाफ्ट के चारों तरफ ये जो है चुंबकीय पदार्थ होता है, ये चुंबकीय पदार्थ है, उसमें स्लॉट काट देते हैं ऐसे खांचे, देखिए ये कटे हैं, उनमें भर देते हैं वाइंडिंग, फील्ड वाइंडिंग। इस बार क्या है कि इस बार पोल जो है बाहर निकले नहीं हैं, यहाँ जो है पोल हम क्रिएट करेंगे, यहाँ नॉर्थ, इस सिरे पे साउथ पैदा होगा, 2 पोल का है, यहाँ नॉर्थ पैदा होगा, यहाँ साउथ। तो यहाँ से लाइनें बाहर निकलेंगी, बट पोल बाहर नहीं निकला हुआ है, पोल इज नॉट फिजिकली प्रोजेक्टेड आउटवर्ड्स, इसीलिए इसको बोलते हैं सिलिंड्रिकल रोटर टाइप, या सिलेंडर जैसा होता है, बेलनाकार। तो इसमें बेनिफिट ये रहेगा कि देखिए गैप हर जगह समान है, इक्वल गैप, कहीं एयर नहीं ट्रैप हो रही है, कहीं एयर नहीं फंस रही है, कहीं एयर कंप्रेस नहीं हो रही है। तो इसमें बेनिफिट क्या है, लेस नॉइज, आवाज़ कम आती है। दूसरा लेस फ्रिक्शन, घर्षण कम होगा। तीसरा लेस विंडेज लॉस, विंडेज लॉस कम होगा, हवा की वजह से, घर्षण की वजह से जो लॉस होगा पावर का वो कम होगा।
चौथा लो सेंट्रीफ्यूगल फोर्स, लो सेंट्रीफ्यूगल फोर्स जो अभी फोर्स हम बता रहे थे, बाहर निकला रहता है तो उसकी वजह से निकल सकता है, बाहर भाग सकता है, पोल डैमेज हो सकता है। यहाँ पे ऐसा कुछ भी नहीं है, यहाँ पे पोल जो है बाहर निकले ही नहीं है, एयर गैप बराबर है, इसलिए इसको बहुत हाई आरपीएम पे चला सकते हैं। हाई आरपीएम पे, बहुत हाई आरपीएम पे चलते हैं, इसीलिए इनको बोलते हैं टर्बो जनरेटर। दे आर हाई आरपीएम जनरेटर। सैलिएंट पोल वालों को क्या बोलते हैं, उनको बोलते हैं हाइड्रो जनरेटर। हाइड्रो जनरेटर, इनको बोलते हैं टर्बो जनरेटर। दे आर हाई आरपीएम जनरेटर। तो ये जनरली 2 पोल या मैक्सिमम 4 पोल के होते हैं। दे आर मैक्सिमम 2 पोल और 4 पोल। जो 2 पोल के होते हैं वो 3000 आरपीएम पे चलते हैं, जो 4 पोल के होते हैं वो 1500 आरपीएम पे चलते हैं, क्योंकि फ्रिक्वेंसी एफ जो है 50 हर्ट्ज सभी को पैदा करना है। तो ये देखिए इसमें कैसे पोल बनाते हैं। पोल बनाने के लिए क्या करते हैं, मैग्नेटिक मटेरियल जनरली फोर्स्ड स्टील हमने बताया, उसी में स्लॉट बना लेते हैं, स्लॉट में वाइंडिंग भर देते हैं, फील्ड वाइंडिंग, उसको सप्लाई देते हैं। देखिए फील्ड वाइंडिंग को जहां हमको पोल पैदा करना है वहाँ पे स्लॉट नहीं बनाते हैं, ये खाली एरिया है, यहीं पोल पैदा हो जाएगा। इस तरह से सिलेंड्रिकल रोटर देखिए, ये यहाँ देखिए स्लॉट, इसमें फील्ड वाइंडिंग भर दी गई है स्लॉट में। यहाँ देखिए स्लॉट, यहाँ कुछ नहीं है, यहीं पे पोल पैदा होगा। नीचे एक पोल साउथ पैदा होगा, नीचे नॉर्थ ऊपर। ये है स्टेटर, स्टेटर के अंदर इस भाग में इसको डालेंगे। ये देखिए एयर गैप बराबर बराबर रहेगा सब जगह, फ्रिक्शन नहीं होगा, नॉइज नहीं होगी। देयर इज लेस नॉइज, लेस फ्रिक्शन, लेस फ्रिक्शन, लेस नॉइज, लेस विंडेज लॉस, लेस सेंट्रीफ्यूगल फोर्स, वी कैन रन एट हाई आरपीएम, नो प्रॉब्लम। यहाँ देखिए ये देखिए स्लॉट्स में फील्ड वाइंडिंग भरी गई है, जहाँ पे नहीं भरी गई है वहीं पोल पैदा होंगे। इनको बोलते हैं सिलेंड्रिकल रोटर टाइप। देखिए स्लॉट काटे गए हैं, ये स्लॉट, ये स्लॉट काटे गए हैं, स्लॉट में ही इसमें फील्ड वाइंडिंग भरेंगे। ये फील्ड वाइंडिंग देखिए भरी गई है, ये इसी स्लॉट में। और जहाँ नहीं स्लॉट है देखिए ये भाग, ये यहीं पोल पैदा होता है, यहीं पे पोल पैदा होगा, इसके उधर साइड में साउथ पैदा होगा। करंट की दिशा के अकॉर्डिंग, इस वाइंडिंग में जो करंट होगी उसकी दिशा के अकॉर्डिंग करंट ऐसे होगी। अगर इसमें यहाँ नॉर्थ उधर साउथ, अगर करंट की डायरेक्शन हम रिवर्स कर देंगे, ऐसे कर देंगे, सपोज करंट की डायरेक्शन को अगर रिवर्स कर दिया, उधर से इधर कर दिया, तो ये पोल जो है चेंज हो जाएंगे, इधर साउथ हो जाएगा, उधर नॉर्थ हो जाएगा। यहाँ देखिए एयर गैप चारों तरफ बराबर रहेगा, फ्रिक्शन कम रहेगा। देखिए ये इस तरह का रोटर अगर डाल देंगे इसमें तो ये कहलाएगा नॉन सैलिएंट पोल टाइप। नॉन सैलिएंट पोल टाइप, इस तरह का रोटर डालेंगे इसको कहेंगे सैलिएंट पोल टाइप। सैलिएंट पोल टाइप, ये दे आर हाइड्रो जनरेटर्स, लो आरपीएम जनरेटर्स, दे आर टर्बो जनरेटर्स, हाई आरपीएम जनरेटर्स। अब एक रियल जनरेटर के बारे में देख लीजिए, ये कवर है, जिसमें ये लिखा है, सब बता दिया था। ये बियरिंग है जिस पे ये रखा रहता है, इसका पोल घूमता है इसी पे। ये जनरेटर का शाफ्ट है, ये है कपलिंग की गई है, ये है टरबाइन है, टरबाइन जिससे हम घुमाएंगे, और टरबाइन का शाफ्ट है। टरबाइन शाफ्ट दोनों को जोड़ दिया गया है, टरबाइन स्टार्ट करेंगे, ये घूमेगा तो जनरेटर को घुमाएगा। देखिए जनरेटर के अंदर क्या है, ये जनरेटर के अंदर ये जनरेटर है, ये कवर है उसका, ये कपलिंग की गई है। इसके साइड में एक होता है एक्साइटर, अभी जिसके बारे में हम बात कर रहे थे, ये एक्साइटर है, ये जनरेटर है, दिस इज जनरेटर, दिस इज एक्साइटर। एक्साइटर क्या है, इट इज़ अ सोर्स ऑफ डीसी सप्लाई। हमने बताया था कि जनरेटर में फील्ड में सप्लाई चाहिए डीसी, तो डीसी सप्लाई कैसे बनाते हैं देख लीजिए। एक्साइटर लगा रहता है साइड में, ये होता है जनरेटर, ये होता है एक्साइटर। तो एक्साइटर क्या होता है, इट इज़ बेसिकली अ सोर्स ऑफ डीसी सप्लाई।
ये डीसी सप्लाई का सोर्स होता है। जनरली डीसी शंट जनरेटर हो सकता है, डीसी शंट, और कंपाउंड जनरेटर हो सकता है। अगर ये नहीं है, एसी जनरेटर है, तो रेक्टिफायर लगाना पड़ेगा। रेक्टिफायर से हम फिर करेंगे उसको कन्वर्ट। देखिए, ये देखिए शाफ्ट है, ये शाफ्ट है, ये इसी के अंदर पोल है, ये स्टेटर वाइंडिंग है, दिस इज स्टेटर वाइंडिंग एंड दिस इज कॉल्ड एक्साइटर। एक्साइटर जो है उसी पर रखा रहता है, उसी शाफ्ट पे, जिस शाफ्ट पे ये पोल रहता है। तो एक्साइटर में होता है, कंडक्टर्स होते हैं, पोल घूमता है तो क्या होता है, एक्साइटर भी घूमता है। एक्साइटर घूमेगा तो देखिए, ये पोल, फील्ड वाइंडिंग, स्टेटर, दिस इज स्टेटर वाइंडिंग, दिस इज पोल, फील्ड पोल, नॉर्थ साउथ अल्टरनेट रहते हैं अगल बगल, नॉर्थ साउथ 4 पोल का है। सैलिएंट पोल टाइप का है ये, सैलिएंट पोल टाइप। कितने आरपीएम पे चलेगा ये, 1500 आरपीएम पे। ये एक्साइटर है, एक्साइटर उसी शाफ्ट पे रहता है, इसलिए जब जनरेटर को रोटेट करेंगे ये भी रोटेट करेगा। ये कहाँ रोटेट करता है, देखिए यहाँ होते हैं बगल में, इसी के अंदर ये रोटेट करता है। ये भाग रोटेट करता है, ये भाग इसके अंदर। यहाँ कैसे रोटेट करता है, तो क्या होता है, देखिए उसी शाफ्ट पर रख देते हैं इसको। यहाँ कंडक्टर्स होते हैं, यहाँ पोल पैदा हो जाता है, नॉर्थ साउथ, नॉर्थ साउथ, ढेर सारे पोल हैं। इसके अंदर जब ये रोटेट करेगा, यहाँ पे नॉर्थ साउथ, नॉर्थ साउथ, नॉर्थ साउथ, ये पोल यहाँ पैदा कर देते हैं यहाँ पे। इसमें जब ये एक्साइटर का कंडक्टर रोटेट करेगा तो क्या होगा, उसमें ईएमएफ पैदा होगा। इसमें ईएमएफ पैदा होगा, ये रोटेट करेगा, इसमें कंडक्टर्स रखे हुए हैं, ये जब रोटेट करेगा तो क्या होगा, ये रोटेट करेगा तो क्या होगा, इसके अंदर फील्ड फ्लक्स को कट करेगा, इसमें ईएमएफ पैदा होगा। ये ईएमएफ को, अगर एसी है तो यहाँ लगा रहे हैं रेक्टिफायर। रेक्टिफायर, रेक्टिफायर क्या करेगा, उस एसी को डीसी में कन्वर्ट कर देगा, और उसी डीसी को हम फीड कर देंगे फील्ड वाइंडिंग में। फील्ड वाइंडिंग में यहाँ से सप्लाई जाएगी। देखिए, रेक्टिफायर से आउटपुट जो निकला डीसी, वो इसके अंदर से तार जाएगा, इसके शाफ्ट के अंदर से। और देखिए ये जाके जुड़ा हुआ है, यहाँ देखिए गौर से, फील्ड वाइंडिंग से जाके तार जुड़ा हुआ है। वो सप्लाई जो यहाँ पैदा होगी डीसी, वो जाके अंदर अंदर यहाँ इससे जुड़ जाएगी, यहाँ पोल पैदा हो जाएंगे। एक्साइटर का वोल्टेज कम ज़्यादा करेंगे तो ये फील्ड पोल कम ज़्यादा होंगे, फील्ड पोल कम ज़्यादा होंगे तो जो वोल्टेज पैदा हो रहा है वो कम ज़्यादा होगा, बिकॉज दिस वोल्टेज डिपेंड्स ऑन दी फील्ड फ्लक्स। फील्ड फ्लक्स के मान को कैसे कम ज़्यादा करेंगे, एक्साइटर के वोल्टेज को कम ज़्यादा करके। एक्साइटर का वोल्टेज कैसे कम ज़्यादा करेंगे, यहाँ पे एक्साइटर का जो है फील्ड कम ज़्यादा करेंगे, उससे इसका वोल्टेज कम ज़्यादा होगा, ये वोल्टेज कम ज़्यादा होगा तो ये वोल्टेज कम ज़्यादा होगा, उससे ये फील्ड फ्लक्स चेंज होगा। फील्ड फ्लक्स चेंज होगा तो जनरेटर जो वोल्टेज पैदा कर रहा है वो वोल्टेज चेंज होगा। तो एक्साइटर का जो वोल्टेज रिक्वायरमेंट होता है वो कम, पावर रिक्वायरमेंट जो होता है वो भी कम होता है। जैसे कि ये जनरेटर जनरेट कर रहा है कितना मेगावाट, 50 मेगावाट। तो एक्साइटर में जो पावर जनरेट होगी फ्यू किलोवाट, कुछ किलोवाट का ये होगा, उतना। तो हमको डीसी सप्लाई की ज़रूरत पड़ेगी, क्योंकि ये जनरेटर इतना हाई पावर जनरेट कर रहा है, तो थोड़ा सा पावर इसको इसको चाहिए, फील्ड को, फील्ड फ्लक्स भी तो पैदा करना है। बिना फील्ड फ्लक्स के कोई जनरेटर वोल्टेज जनरेट नहीं कर सकता है। तो ये एक्साइटर हो गया। अब देखिए, एक्साइटर से जो सप्लाई आएगी अंदर से, शाफ्ट से, इधर से, ये देखिए यहाँ निकला, यहाँ निकला सप्लाई, ये सप्लाई जाके जुड़ जाएगी फील्ड वाइंडिंग में। ये देखिए, ये फील्ड वाइंडिंग ये लगी है कॉपर की वाइंडिंग, इसमें सप्लाई जब जाएगी, करंट बहेगी तो यहाँ पोल पैदा हो जाएंगे, नॉर्थ साउथ, नॉर्थ साउथ, इस तरह से अल्टरनेट पोल। यहाँ देखिए क्या किया गया है, ये टरबाइन का शाफ्ट है, ये जनरेटर का शाफ्ट है, दोनों को जोड़ा जा रहा है। यहाँ कपलिंग की जा रही है, मैकेनिकल कपलिंग देखिए कर दी गई है। यहाँ बियरिंग है, रखा है उस पर शाफ्ट, इधर टरबाइन का शाफ्ट आ रहा है, टरबाइन शाफ्ट। ये प्राइम मूवर है, दिस इज प्राइम मूवर, प्राइम मूवर। ये है जनरेटर या अल्टरनेटर, सिंक्रोनस जनरेटर या अल्टरनेटर, उसका शाफ्ट है। ये प्राइम मूवर का शाफ्ट है, दोनों को आपस में जोड़ दिया गया है।
मैकेनिकल कपलिंग बोलते हैं। दिस इज कॉल्ड अ मैकेनिकल कपलिंग। मैकेनिकल कपलिंग कर दी गई है। अब इसको स्टार्ट करेंगे, घूमेगा, ये इनपुट करेगा मैकेनिकल एनर्जी किसमें, जनरेटर के अंदर, तो घूमेगा तो फिर वो क्या करेगा, इलेक्ट्रिकल एनर्जी आउटपुट देगा। इसके बारे में बात करेंगे कैसे वर्क करता है। सो दिस इज कॉल्ड कंस्ट्रक्शन ऑफ सिंक्रोनस जनरेटर और सिंक्रोनस मोटर। इट इज द कंस्ट्रक्शन ऑफ बोथ। It is the construction of synchronous machine. Thank you for watching this video. Thank you so much.